Okay. So good evening everyone once again. I hope I'm audible as well as visible सबको. We were discussing about EM waves. I hope आप लोगों ने क्वेश्चन कुछ ट्राई करे होंगे. अगर नहीं करें तो मेक श्योर कि आज की क्लास के बाद आप डेफिनेटली जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मॉड्यूल से भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले भी. ठीक है, ये क्वेश्चंस EM वेव्स में इनफ होंगे. बाकी मैं आपको असाइनमेंट भी देने वाला हूँ विच विल बी कमिंग इन फ्यू डेज. मे बी आज आपको कल ही मिल जाए, मे बी एक दो दिन बाद मिले. द पॉइंट इज आपको पहले मॉड्यूल और PYQ सॉल्व करना है, फिर आपको असाइनमेंट को करना है. जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसके लिए आप मेक श्योर करना कि आप एक टाइम दो स्पेसिफिक. ऐसा नहीं करना है हमें कि हम क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं. ऐसा करते हैं ना हम, कई बार हम भूल जाते हैं क्वेश्चन में कि 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, और फिर इसके चक्कर में पता है क्या होता है, तुम्हें मैं देता हूँ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर एन एग्जाम्पल, और तुम 10 में से 2-3 ही कर पाते हो. अब तुम में से कई बच्चे बोलेंगे नहीं ये बात अभी अनम्यूट करके, पर मुझे पता है आप अग्री करते हो इस चीज. तो उस केस में हमें करना क्या है, एक टाइम सेट करो क्वेश्चन का, दैट आई विल ओनली गिव 2 मिनट्स. ठीक है, एक क्वेश्चन को 2 या 3 मिनट मैक्सिमम आई विल गिव. एंड उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, मैं अगला क्वेश्चन ट्राई करूंगा, और फिर उस क्वेश्चन पे फिर से आऊंगा मैं जब एक बार सारे हो गए, है ना. उसका सोल्यूशन देखूंगा, सोल्यूशन देखूंगा या देखूंगी, और फिर उससे समझने का ट्राई करूंगा कि भाई मुझसे क्या गलती हुई अप्रोच में, है ना. अब अगर सोल्यूशन भी समझ में नहीं आता है तो फिर ऑब्वियसली आपके पास डाउट ग्रुप्स हैं, है ना, मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हो. लेकिन ये प्रोसेस फॉलो जरूर करना टाइम वाला. समझ में आई सबको ये बात? यस सर. क्लियर? हाँ, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी. अब हम एंड गेम में चल रहे हैं बिल्कुल, है ना. नीट आने वाला है, बस यूं मान लो तुम. ऐसा मत सोचना कि अभी टाइम है तुम्हारे पास, अभी टाइम नहीं है. अब नीट आने वाला है बिल्कुल. चलिए भाई, shall we start with our class? यस सर. Yes, sir. Okay, cool. I'm sharing my screen. Let me know आप लोगों को visible है या नहीं है. स्क्रीन विजिबल है क्या बच्चों? यस सर. Yes, sir. ओके, थैंक यू. चालू करते हैं क्लास को. थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे. लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा हुआ था, आज की क्लास में हम बता देते हैं क्या क्या करेंगे. थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पुराने टॉपिक का, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम आज पढ़ने वाले हैं, और आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं EM वेव्स के. ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि न्यूमेरिकल जो आते हैं वो कैसे आते हैं, है ना, और आप लोग जाके सॉल्व कर पाओ और ज्यादा क्वेश्चन के ऊपर. कुछ पूछना चाहता है क्या कोई? गुड इवनिंग दीक्षा. ओके, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं. वेटेज इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. आपको बस अब यही बताना बाकी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ. ठीक है, तो इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत हमें है नहीं. सीधे हम आते हैं हमारी क्लास के बिगिनिंग पे. आज हम पढ़ने वाले EM वेव्स का स्पेक्ट्रम, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पुराना रिवाइज करते हैं. तो कोई मुझे बताना चाहेगा क्या कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? कुछ आइडिया है किसी को? यस सर. बताइए. सर नेक्स्ट फेज की 4 इक्वेशंस देखी थी हमने, एंड वो देखा था स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखी थी, इंटेंसिटी पढ़ी थी, पावर का फॉर्मूला देखा था, एंड साथ में और कुछ क्वेश्चंस करे थे. कूल. तो एक बार सब चीजें थोड़ी थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं, स्पेसिफिकली फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज कर लेते हैं. किसी हैंड रेस क्यों कर रखा है? किसी को कुछ बोलना तो नहीं है ना? तो ये बताने के लिए किया था, हमें लगा आप बताओगे कि कौन बताएगा. ओके ओके, अंडरस्टूड. मैक्सवेल्स इक्वेशंस आल्सो, यस. सबसे पहले हमने बात करी थी स्पीड ऑफ लाइट की, कैसे हम एम्पलीट्यूड से कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, राइट. ये फॉर्मूला हमने रिवाइज किया था. यस सर. इस Yes, फॉर्मूले को sir. पढ़ा था हमने. उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि अगर हमें रिलेशन निकालना है स्पीड ऑफ लाइट का, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, विद म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, जिसमें कि म्यू नॉट क्या होता था बच्चों? परमेबिलिटी ऑफ Permittivity of free space. Permittivity of wind. और एप्सिलॉन नॉट क्या होता था? Permittivity of free space. Free space. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना. अब ये सब चीजें तुम पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हो ये चीजें, है ना. तो ये चीजें लेके चलना है साथ में, ऐसे नहीं कि ये बर्डन बन रही है हमारे ऊपर, है ना. बेसिक चीजें, इनकी वैल्यूज भी कुछ याद होनी चाहिए वैसे तो, पर नहीं भी है तो जनरली आपको दे दी जाएगी क्वेश्चन में, बट अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है. तो हमने स्पीड जो है बेसिकली वेव की, उसके फॉर्मूले डिराइव किए थे ऐसे, है ना.
बताए थे मैक्सवेल ने खुद ने वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट से निकाले थे, तो उन्होंने हमें बताए, हमने आपको बता दिए, और आप जाके एग्जामिनर को बता देंगे एग्जाम में, है ना। पॉइंट क्या है, ये फॉर्मूले आपको हो सकता है डायरेक्टली इस्तेमाल करने को मिल जाए, हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में किसी और तरीके से इस्तेमाल करवाए क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस Yes, sir. आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या होती है, तभी आप इस इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा हमने और क्या क्या सीखा था भाई? निकालना पावर E अपॉन सी, और क्या बोला था मैंने? इंटेंसिटी पर यूनिट, इंटेंसिटी अपॉन एरिया, है ना। ऐसा इसमें इंटेंसिटी थी जो थी, वो आप क्या निकालते थे? इलेक्ट्रिक की वजह से हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी, है ना। अब ये बेटा होती है इसकी वजह से, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। निकालनी है तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, है ना। इतनी ही, क्योंकि किसकी वजह से होगी? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी होगी, राइट। यस सर। देखिए अगर आप पूरी ईएम वेव की पूछी जा रही है तो आप क्या करोगे? इसका ट्वाइस कर दोगे, एम आई राइट? यस सर। क्योंकि हमने डिस्कस किया था शेयर करते हैं दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों शेयर करते हैं, है ना। क्या शेयर करते हैं? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट, यस सर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। ये यस तो और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था फॉर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और मैग्नेटिक वाले का बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, यस सर, है ना। यस सर। और जो इम्पोर्टेंट बात थी वो क्या थी कि भाई दोनों शेयर करते हैं। क्या बोला था? शेयर करते हैं। बोथ शेयर इट इक्वली, है ना। इक्वली शेयर करते हैं यानी कि कंट्रीब्यूशन इक्वल है दोनों का। जो ईएम वेव है ना उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन है, किन किन का? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये हो गया एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये स्पीड हो ही गई आपकी, ठीक है। बाकी सब चीजें आपको पता ही है। और इसके अलावा क्या पढ़ा था बच्चों? कुछ याद आ रहा है? और मैक्सवेल इक्वेशन, ये दोनों साइनसोइडली जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। बिल्कुल, ये दोनों साइनसोइडली जेड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर बोलेंगे। अगर एक एक्स में है एक वाई में है तो आपकी दोनों साइनसोइडली किस में करेगी? जेड डायरेक्शन में, है ना। जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी अगर एक एक्स में है एक वाई में है ना। दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि हमने ये बात सबसे पहले करी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वेरी गुड, ठीक है। तो ये बात हम याद रखेंगे, ये जब कॉन्सेप्ट हमें याद रहेगा तो हमसे कोई गलती होगी नहीं, ठीक है। इसके अलावा हमने बात करा था बच्चों मैक्सवेल के बारे में कि मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अपने कैसे कंट्रीब्यूशन दिया, है ना। मैक्सवेल ने जो अपनी बेसिकली 4 इक्वेशंस जो दी थी, ठीक है। एक तो उन्होंने गॉस की बात को बताया था कि जो गॉस लॉ है वो एकदम सही है ना। क्या था भाई गॉस लॉ? किसी को याद आ रहा है? Q by epsilon naught. Q by epsilon naught क्या? So closed integral of P dot ds is equals to Q by epsilon naught. E dot da? Yes sir. E dot ds. ये होता है क्या? यस सर, Yes sir. और इसके अलावा क्या बताया था उन्होंने? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B dot P dot ds is equals to 0. फॉर Closed surface area. क्लोज सरफेस, है ना। ये उन्होंने बताया था, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स पे भी उन्होंने कमेंट कर दिया। इसके बाद उन्होंने जो बोला कि भाई जो फेराडे थे वो भी एकदम सही बोल के गए थे, उनका इंटरप्रिटेशन उन्होंने बताया कि भाई साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल जो होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है?
EMF, electric field. इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है वो। और जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है? मैग्नेटिक फील्ड, Magnetic field. राइट? जो उन्होंने अपने फोर्थ इक्वेशन में समझाया था, डिस्प्लेसमेंट करंट वाले कॉन्सेप्ट में समझाया था, है ना, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट Circular law. हाँ, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ठीक है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ में क्या बताया था भाई उन्होंने कि आपका जो इंटीग्रल ऑफ b dot dl is equal to mu naught IC plus ID. IC plus ID. IC प्लस आईडी, है ना, जिसमें आईसी तो कंडक्शन करंट होता है और आईडी क्या होता है भाई? displacement current. Displacement current. डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना। और आईडी का फॉर्मूला क्या होता है? Epsilon naught Mu e naught d pi by dt. Epsilon naught d phi by dt. वेरी गुड। तो मतलब सब फॉर्मूले याद हैं हमें, सारे कॉन्सेप्ट और सारे फॉर्मूले हमें याद हैं, राइट? कोई डाउट तो नहीं है किसी चीज़ में? No sir. है ना, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ये, और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए ताकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट आप यूज कर पाओ। ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट है अभी तक तो बता दो, वरना आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या बच्चा इन चीजों में? नहीं? No sir. ओके कूल। तो भाई आगे हम चलते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले तो इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे, हमारा जो टॉपिक है उस पर आ जाएंगे, स्विच करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यू नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अ 100 वॉट बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। 3 मीटर की डिस्टेंस पे बल्ब जो है, बल्ब के आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। आपको अज्यूम क्या करना है कि जो एफिशिएंसी है बल्ब की वो केवल 2.5% है ना, एंड इट इज अ पॉइंट सोर्स। एक क्या है ये? पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स का हमने क्या मतलब पढ़ा था बच्चों कि सारी डायरेक्शन में इक्वल जो है इंटेंसिटी से जाती है रेडिएशन सारी। Yes sir. Yes, sir. और इसके अलावा क्या पता चला करा था हमने? Circular wavefront. Circular. Spherical. सर्कुलर नहीं, स्फेरिकल, है ना। जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? Spherical. स्फेरिकल, है ना। तो यानी कि इनका एरिया कितना हो जाएगा? 4πr²। 4 pi r square. ठीक है, यानी और आर क्या हो जाएगी? इसकी डिस्टेंस हो जाएगी बेसिकली। जैसे कि ये 3 Yes. मीटर की रखी है ना, तो 3 मीटर की डिस्टेंस हो गई, आर हो गया ये। ठीक है, तो ये कुछ चीजें बता रखी है। पावर दे रखी है 100 वॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि ई नॉट और बी नॉट की वैल्यू पूछ रहा है तुमसे कायदे से, तो ये है ना, ई नॉट और बी नॉट। अब इसमें सॉल्व करो, या तो फिर एक तो या तो थोड़ा बहुत तुम आइडिया लगाओ। आंसर नहीं भी आएगा तो कोई ना, ट्राई करो, दिमाग लगाओ अपना, क्या कर सकते हैं उसके बाद में डिस्कस कर लूंगा, कोई इशू। बेसिकली रेडिएशन की जो आपकी इंटेंसिटी है, कहीं ना कहीं आपको उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। फॉर्मूला याद आ रहा है? P अपॉन डे, P अपॉन, Yes sir. या हमने थोड़ा गलत लिख दिया बच्चों शायद, या P अपॉन ए आएगा इंटेंसिटी। इसको यहाँ लिख देते हैं, I इक्वल्स टू P अपॉन ए, है ना, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब यूज करो इसको। अच्छा, आरएमएस वैल्यू के बारे में याद आ रहा है कुछ जो पढ़ा था? Yes sir. Yes sir. है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का आप जो फॉर्मूला लिखोगे, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपकी ई नॉट नहीं होती, वो एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही होती है, राइट। एम्पलीट्यूड थोड़ी ना आपको देंगे वो, है ना। तो आपकी वो जो वैल्यू होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना कि जो वैल्यू है वो आरएमएस वैल्यू है, ना कि आपकी जो है ई नॉट है या बी नॉट है, एम्पलीट्यूड नहीं है मतलब बेसिकली। ठीक है, सो मेक श्योर यू नो दिस। पावर पर यूनिट एरिया,
इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? पावर पर यूनिट एरिया। करें सॉल्व करें, मैं ही कर दूं सॉल्व? थोड़े कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व है इसमें, मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन हम लोग Yes, sir. कैलकुलेशंस की वजह से थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है। 4πr² निकालोगे तुम्हारे एरिया निकालने में टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। कितना आ रहा है एरिया? निकाला किसी ने? Yes, sir. कितना आ रहा है? 113. 113। बहुत बढ़िया, फिर तो निकाल पा रहे हो तुम। नाइस। 113 इज द राइट आंसर फॉर एरिया। जो इंटेंसिटी हम निकालेंगे ना बच्चों, वो आधी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा होगा और आधी कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आती है? ये वाली बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. गुड। करें सॉल्व करें या टाइम चाहिए? Yes, sir. सर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। वैसे ना आप लोग डिस्कस लिख दिया करो, अगर कोई मतलब ऐसा हो ना कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या कैलकुलेशन भी अगर लेंदी हो रही है तो उस केस में डिस्कस लिख दिया करो। ठीक है, चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? पावर ऑन एरिया। इज दिस राइट? Yes, sir. Yes, sir. पावर आपको 100 दे रखी है ना, Yes. और आपको एरिया निकालने के लिए बोला है, तो ये हो जाएगा 4π3 का स्क्वायर। इज दिस राइट? Yes, sir. डेंसिटी है वो उसमें पूरा पावर का कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि केवल 2.5% ही यूज कर पा रहा है इसका। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? समझ में आ रही है बात? एफिशिएंसी जो है 2.5% ही है। ठीक है, सो वी नीड टू कंसिडर दैट। स्क्रीन चली गई, रुको। हाँ ठीक है, तो इसको सॉल्व हम करते हैं। जब इस पूरे चीज को 4π × 3² ये तो आता है आपका 113 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 0.0। करा है किसी ने सॉल्व? कितना? 22. 22 0.022. है ना। यूनिट बताओ, इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? नहीं पता? W upon M square. W upon M मीटर स्क्वायर। W/m² बोल रहे हो तुम, इसका मतलब है तुमने सोल्यूशन देखा है कहीं पे। अब मेरे को नहीं बताना कि तुमने देखा है या नहीं देखा है। मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट। नहीं सर. मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो। इस बात को यहीं दबा देते हैं। ठीक है, तो इवन अगर आपने सोल्यूशन देखा है या आप देख रहे हो, इट्स ओके। आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि आप सोल्यूशन समझो और खुद से करो। तुम देख रहे हो नहीं देख रहे, मुझे इस बात पे बात ही नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं किसी भी तरीके से। लेकिन आपको इस चीज को समझना जरूरी है कि अगर आप खुद से सच बोलोगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा आपके ही भलाई है। अदरवाइज वो आप दूर जाते जा रहे हो सिलेक्शन से, है ना। एंड इट्स ओके इफ यू वांट टू सी वॉच अ सोल्यूशन, इट्स ओके, बट देन अंडरस्टैंड इट ऑल्सो, है ना। तो W क्या है यहाँ पे? वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है? What? 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 वॉट। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. कूल। तो इंटेंसिटी आ गई है। अब हमने क्या बात करा कि भाई जो ये इंटेंसिटी होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी इक्वली। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला कितना होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई हाफ एप्सिलॉन। ठीक है, इनटू C. सी। भूलना नहीं है इसको, ये सी भूल जाते हैं एकदम से हम फॉर्मूला लिखते हो अक्सर, है ना। भूलना नहीं है इसको। अब ये जो ई है बेटा, इसमें ये है आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये? RMS value. अब ये चीज समझो कि तुम्हारा जो 0.022 है ये आई ई नहीं है, ये टोटल इंटेंसिटी है ना। टोटल इंटेंसिटी ईएम वेव की। Yes, sir. ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है हमें? इन दोनों चीजों से हमने क्या कंक्लूड किया कि भाई जो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर
ERMS का होल स्क्वायर इंटू C है, उसकी वैल्यू कितनी है 0.022। इज दिस करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात? Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं? No, sir. तो इसको सॉल्व करेंगे अब, क्योंकि हमको निकालना है क्या, ERMS निकालना है। क्या हो जाएगा ERMS का होल स्क्वायर? ERMS क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा आपका 0.022 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू C, यानी कि C की वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाई बाय, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने बताई थी पहले भी, पर कोई बात नहीं, अगर आप भूल भी 8.85 into 10 power minus 12. 10⁻12. क्या बात है, क्या बात है, इतना जल्दी बताया, मतलब उत्साहित होके मजा आ गया। और इसका अंडर रूट लगा दें क्या, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने क्या ली है भाई, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 F अपॉन क्या होता है, M. F अपॉन MQ बताया था ये भी लास्ट। यूनिट लिख सकते हैं ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ कोई भी लो, कोई इशू नहीं है मुझे, है ना। F upon Q। क्या बात कर रहे थे हम, सोल्यूशन की। हाँ तो कितना आया भाई, ERMS का वैल्यू निकला किसी से? नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन में इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अंडर रूट वाली कैलकुलेशन है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ अप्रोक्सीमेटली 2.9 वोल्ट पर मीटर आ रहा है। ठीक है, इसको आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि जो 10 की पावर्स है ना, पहले उनमें ऑपरेट कर लो, उसके बाद जो बचेगा उसमें आप रफ कैलकुलेशन निकाल के एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है 9. है ना, और आपकी जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ रही है वो आ रही है कुछ 8 पॉइंट समथिंग, 8.5 8.8 समथिंग, है ना। तो मतलब थोड़ा सा आइडिया लग रहा है ना हमें कि क्या आना चाहिए उसका अंडर रूट, 2.8 2.9 के अराउंड आना चाहिए, राइट। तो इतना आप अगर आइडिया लगा लोगे तो ऑप्शंस मैच कर जाएंगे। ऑप्शन बहुत एब्सर्ड नहीं देने वाले हो तुम्हें, उनको भी पता है कि उन्होंने अंडर रूट की कुछ दे रखी है तुम्हें, है ना, कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू। तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आपका नियर बाई आएगा, इट्स फाइन। अच्छा, ERMS की वैल्यू आई है, निकालनी किसकी E naught and V naught. है ना, E नॉट और B नॉट की। तो E नॉट क्या हो जाएगा भाई, ये अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाएगा क्या ERMS की? यस सर। Yes, sir. ये तो हमने पढ़ा था AC में भी, है ना। Yes, sir. क्या हो जाएगा E नॉट, 1.414 मल्टीप्लाई बाय 2.9, यानी कि √2 मल्टीप्लाई बाय 2.9 अप्रोक्सीमेटली व्हाट विल बी द रिजल्ट, 4.07 मीटर वोल्ट पर मीटर, 4.07 V अपॉन M। ठीक है, ये आई आपकी E नॉट की वैल्यू। तो सिमिलर तरीके से B नॉट की भी निकाल लोगे अब, यस Sir. B नॉट की वैल्यू निकाल लोगे ना भाई। अरे C की टर्म से पढ़ा था ना हमने फॉर्मूला, B Yes, sir. इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय बी नॉट। हाँ, C इक्वल्स टू E नॉट बाय B नॉट, ठीक है, उससे निकल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. कूल, आगे चलें। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में क्या? No, sir. No, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. ओके, चलो भाई चालू करते हैं टॉपिक आज का। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये पढ़ लिया है अभी तक कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है पहले तो, है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉम्पोजिशन क्या होता है, और जिन चीज से वो बनी हुई है उसके बेसिस पे हमने उसके कुछ फॉर्मूले डिराइव कर लिए, जो कि करेक्टरिस्टिक में काउंट होना चाहिए टेक्निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, क्योंकि जो मैक्सवेल है उन्होंने एक्सप्लेन ही मैथमेटिकली करी थी एक तरह से वो, है ना, कि भाई ये प्रॉपर्टीज होती हैं, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, EM वेव को। लेकिन EM वेव्स की अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो सबसे पहले जो EM वेव लोगों को पता चली कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है मार्केट में, है ना, जो कि देखी जा सकती है, समझी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, जिसके बारे में पता चल गया है, वो कौन सी थी बच्चों, क्या लगता है आपको? रेडियो वेव। सबसे पहले हमें केवल ये पता था कि विजिबल लाइट एग्जिस्ट करती है ना, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट्स भी उस पर कंडक्ट करे थे। अरे लाइट पे तो कंडक्ट करे थे, सबसे ज्यादा जो बहस हुई थी वो किस बात पे हुई थी कि भाई लाइट है क्या, पार्टिकल है, वेव है, दोनों है, क्या है, सही बात यस है ना। इस पे एक्सपेरिमेंट हुए थे, सबसे पहले आए भाई न्यूटन सर, बताया उन्होंने कॉर्पसल्स होते हैं, ये तो पार्टिकल्स होते हैं, लाइट क्या है, पार्टिकल्स है, कॉर्पसल है, 1600
उतनी पुरानी बात है ये तो, है ना। ईएम वेव की तो बात ही चालू ही नहीं हुई थी तब तक, हुई थी क्या? ईएम वेव के बारे में किसी को पता ही नहीं था, सर। है ना। उसके बाद और भी बहुत सारे लोग आए, है ना। हाइगेंस आए, हाइगेंस ने बताया कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पार्टिकल वार्टिकल नहीं है, लाइट तो वेव है ना। तो इन्होंने प्रूव किया कि भाई वेव है। कैसे वेव है? कुछ चीजें सही बताई, कुछ चीजें सही नहीं बता पाए। देन फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमें रियलाइज हुआ कि अरे तो सब सही बोल रहे थे, है ना। लाइट इज इन नीड अ वेव, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, है ना। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सब चीजें हमें बताती हैं कि भाई लाइट क्या है, वेव है ना। इंटरफेरेंस वगैरह ये सारी प्रॉपर्टीज ने प्रूव कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी और जब डिस्कवरीज हुई तो फिर हमें ये पता चला कि कौन सी वेव है। तो उन्होंने तो बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या बताया उन्होंने हमें? ये कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। तो हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह देख रहे थे, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट की तरह देख रहे थे। अब आप बोलोगे सर एक ही तो बात है, क्यों हमारे साथ टंग ट्विस्टर खेल रहे हो, है ना, उल्टा सीधा एक समान कर रहे हो। लेकिन उल्टा सीधा एक समान नहीं है। एक होता है कि आप बोल रहे हो कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विच इज ट्रू, लेकिन एक आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल लाइट है। क्या ये बात सही है क्या? नो सर। है ना। लेकिन उस टाइम पे कहाँ पता था लोगों को? उस टाइम पे लोगों को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने केवल लाइट ही देखी थी और लाइट ही उन्होंने क्या करी थी, स्टडी करी थी। पर धीरे धीरे जैसे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आविष्कार हुआ, जैसे, है ना, पता चला उनके बारे में, तो फिर लोगों को समझ में आया कि भाई हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल एक ही नहीं है, बहुत सारी है। तो उनमें से अधिकतर का आप नाम सुन भी चुके हो और आप जान भी चुके हो, तो उनको थोड़ा बहुत हम पढ़ लेंगे आज, है ना, थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे उनको, ठीक है। तो जैसे कि उनमें से कौन कौन सी वेव होती है? रेडियो वेव्स सुना है सबने नाम? यस सर। रेडियो एंड टेलीविजन में यूज होती है ब्रॉडकास्ट करने में। माइक्रोवेव्स का नाम सुना है सबने? यस सर। माइक्रोवेव ओवन में यूज होती है। इंफ्रारेड का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। यस Yes, sir. हीट ट्रांसफर करती है बेसिकली, है ना, सन की थ्रू जो आ रही है, वो भी, उसमें भी इंफ्रारेड का एक तरह से कंपोनेंट होता है ना। रेडिएटर्स वगैरह में भी यूज होती है इंफ्रारेड। अब आपके फोन्स में भी यूज होता था, पता है, इंफ्रारेड पहले। Yes, अब sir. तुमको कैसे पता? तुम तो बहुत मेरे छोटे। फोन में है सर। क्या? सर मेरे फोन में है आईआर ब्लास्टर। अच्छा है तुम्हारे में। तुम वैसे जब इंफ्रारेड यूज होता था ना बहुत ज्यादा, तुम्हें पता है एक इंफ्रारेड से फाइल वगैरह ट्रांसफर करते थे पहले। पहले के टाइम पे इंफ्रारेड बहुत ज्यादा यूज करा जाता था फोन्स में। तुम बहुत छोटू थे, तुम शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, आई गेस। मैंने यूज किया हुआ है उस टाइम पे इंफ्रारेड, ठीक है। फिर धीरे धीरे और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी ना, तो फिर ये कम हो गया। बट हाँ, अभी भी इंफ्रारेड होता है, फोन्स में होता है ना। पर्पज उसके थोड़े बदल गए, लेकिन यूज होता है। तो इंफ्रारेड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। देन वील अंडरस्टैंड व्हाट इज विजिबल लाइट। उसका जो बैंड विड्थ है वो कितना है, ये तो वैसे ऑलरेडी जानते हो ना तुम लोग। किस रेंज में होती है? 400 से 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर, ठीक है। ये इसकी वेवलेंथ की क्या होती है, रेंज होती है। पता है ना हमको ये बात? यस सर। तो 400 वाली कौन सी होती है बच्चों? सर कौन सी वाली? रेड। वॉयलेट। और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो कौन सी होती है? रेड। रेड सर। ये तो चलती है ना वेब की और, यस सर। है ना? ऐसे चलता है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। यस सर। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है? नो सर कम। No, sir. नो क्या सर। बोल रहे हो शिवा? सर कुछ कम बोल होगी। रहे हो? क्या कम होगी? वेवलेंथ कम होगी रेड की? फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कम होगी, ऑब्वियसली। फ्रीक्वेंसी अपोजिट होती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली Yes, sir. 620 या 650 से 720 750 तक आपका जाता है रेड का नैनोमीटर, है ना। और उसके ही प्रोपोर्शन में उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अपोजिट होती है, यानी कि रेड की सबसे कम होती है फ्रीक्वेंसी और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमने जीवन में पढ़ी है ना, और हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो एक होती है अल्ट्रा वायलेट। क्या अल्ट्रा वायलेट रेस का सबने नाम सुना है? यूवी रेस। यस सर। Yes, sir. यूवी रेस जो है सन एक मेजर सोर्स होता है, सुना होगा आपने, है ना। Yes, sir.
हमारी जो स्किन होती है वो एब्जॉर्ब करती है उसको, है ना। Yes, sir. तो हमने ये भी सुना है कि अगर यूवी रेज का अगर एक्सेसिव हमें हमारी स्किन पे अगर यूवी रेज प्रोजेक्ट होंगी तो नुकसान होते हैं, हमारे स्किन को नुकसान होता है। पढ़ा है ना ये सब? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो भाई यूवी रेस के बारे में भी पढ़ेंगे सेम तरीके से, सबका बेसिकली थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे, ओवरव्यू लेंगे, है ना। वेवलेंथ वाइज, फ्रीक्वेंसी वाइज, यूज वाइज, है ना। इतना ही हमको पूछा जाता है एग्जाम में, ज्यादा कोई डिटेल में तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं ये सब चीजें, लेकिन बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए सब चीजों का, स्पेक्ट्रम का पार्ट जो जो है, ठीक है। एक्सरेज, अगेन एक्सरेज का भी सबको पता है, बॉडीज वगैरह में यूज होती है, मेडिसिन है ना। बोन्स वगैरह का आपको क्या देती है, प्रोजेक्शन देती है ना, कि आपकी जैसे कोई अगर फ्रैक्चर वगैरह हो गया है तो एक्सरे के हेल्प से आप बता सकते हो, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Then there are gamma rays which are very strong and they are used in medicine also to kill the cancer cells because they are very strong, right. So gamma rays भी हैं उसके बाद। तो गामा रेज का भी अगर हम देखें तो यूजेस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए भाई आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. कूल। सिर्फ कॉस्मिक रेज यूज नहीं होती अब? क्या बोल रहे हो बेटा? सिर्फ कॉस्मिक रेज? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, बस जोर से बोलो। आप एक काम करो, चैट में लिख दो, किसी को आवाज आ रही है क्या बालिका की, क्या बोलना चाह रहे हैं ये? ठीक है, बोल रहे हैं कुछ। देखो इनको भी समझ में नहीं आ रहा, एक काम करो ना, चैट में लिख दो। कॉस्मिक रेज, अच्छा नहीं बेटा, कॉस्मिक रेज नहीं होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती ना वो। अभी हम ईएम वेव्स की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो पार्ट होंगी उनके बारे में बात होगी, ठीक है। ओके, देखो तुम्हारे आंसर दे दिया, बाकी जनता हेल्प कर रही है तुम्हारी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Cool. सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। तो भाई 400 से 700 अप्रोक्सीमेटली, वैसे तो 720 750 तक जाता है ये, है ना। स्पेक्ट्रम होता है आपके विजिबल लाइट का। तो इसमें आपको ये पूछ सकते हैं, ये ले क्वेश्चन के थ्रू पूछ सकते हैं कि भाई किसका कौन सा होता है। तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया रहना है कि जैसे वॉयलेट का जो होता है वो होता है 400 से अप्रोक्सीमेटली 450 के बीच में, है ना। रेड का होता है 650 या 620 से 750 के बीच में, या 700 के बीच में अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो तुमको है ना ये चीजों के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। अगर लैम्डा की वैल्यू मान लो आ गई तुम्हारा, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताता हूं मैं तुमको। अगर तुम्हारी लैम्डा की वैल्यू आ गई 710 नैनोमीटर, और तुमसे पूछ लिया कि बताओ ये कौन सी जो है रे है ना, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या फिर स्पेसिफिकली पूछ लिया कौन सी वाली विजिबल लाइट है, तो क्या बताओगे, आंसर क्या आएगा तुम्हारा? Red. Red. रेड। रेड। रेड, Yes, sir. रेड कलर की विजिबल लाइट है ना। तो बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसके लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि इनका रेंज क्या होता है, राइट, है ना। तो थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है। देखो वैसे तो ये सब वो चीजें हो जाती है कि मेरे को सर इतना सारा याद रखना पड़ेगा, रिमेम्बर करना पड़ेगा, मुश्किल होता है, लेकिन आप कुछ क्वेश्चन करोगे ना इस पे तो ये हो जाएंगे, याद हो जाएंगे अपने आप, है ना। तो इसके बारे में चिंता नहीं करनी है हमें लाइफ में, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे चलते हैं। विजिबल लाइट के बारे में तो हम सब पढ़ ही चुके हैं, विजिबल लाइट के बारे में कुछ ज्यादा पूछने नहीं वाला। ये जो लाइट इसका जो यूज है वो क्या है भाई, इट इनेबल्स अस टू सी, यही तो यूज है इसका, बेसिक यूज। अरे हाँ या ना, ह्यूमन काइंड के लिए कैसे यूज आ रही है, यस सर। है ना। Yes, sir. यहाँ प्रदान करती है हमें देखने की शक्ति, ठीक है। आगे चलते हैं, रेडियो वेव्स की बात करते हैं। रेडियो वेव्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि ये प्रोड्यूस कैसे करी जा रही है। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें चार्जेस को मोशन कराना पड़ता है एक्सेलरेटेड वे में। द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स, दे विल एमिट रेडियो वेव्स, है ना। यहां से प्रोड्यूस हो सकती है कि अगर आप चार्जेस को एक्सेलरेट कराओ, एक्सेलरेट मतलब समझते हैं ना सब लोग, कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहे हैं वो, है ना।
change their speed with time, ठीक है, that will result in producing the radio waves. Also इनके यूज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ यूज होती है ये, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है ना, रेडियो एंड टेलीविजन में, ये तुम्हें पता ही है, इसके बारे में तुम्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है याद करने में, है ना। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या हो सकता है भाई क्वेश्चन कि फ्रीक्वेंसी रेंज क्या रहती है जनरली इनकी, तो याद रखना इसको, इसको एक टेबल भी बना लेना, चाहे तो अभी बना लो क्लास के साथ, एक में डालोगे टेबल, बता देता हूं क्या बनने वाली है। यहां पे आएगी ईएम वेव, यहाँ पे आएगी उसकी लैम्डा वेवलेंथ, यहाँ पे आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जिन जिन के मैं बता रहा हूँ आपको, जिन जिन के आपको पता है, ये आप मॉड्यूल से देख सकते हो, उसमें तो आपको है ही से सारी डिटेल, अगर आप यहाँ से कुछ मिस भी होती है तो वो आप क्या करेंगे, इस टेबल में लिखते जाएंगे। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखो कुछ ओनियो, इनकी आपको लैम्डा जरूर याद रखनी है, वेवलेंथ इज मस्ट। अगर आपको वेवलेंथ भी याद नहीं रही तो फिर हो सकता है कि इनके बेसिस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नहीं कर पाओ, ठीक है, तो वो जरूर याद रखना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई रेडियो वेव्स की, 500 किलोहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। किलोहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में डिफरेंस पता है सबको? किलोहर्ट्ज कितना होता है, 10⁻³ हर्ट्ज, Yes, sir. एंड व्हाट अबाउट मेगाहर्ट्ज? 10⁻⁶. 10⁻⁶ हर्ट्ज, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, इनको नहीं भूलना। अच्छा, दो तरह की होती है जो रेडियो वेव्स होती है, एक तो होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड और एक होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। अब मॉड्यूलेशन जो हम करेंगे वो हम या तो एम्पलीट्यूड वाइज कर सकते हैं या फ्रीक्वेंसी वाइज कर सकते हैं, राइट। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, लेकिन हाँ इतना डिटेल में आपको अभी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो बैंड है, या जो ये एम बैंड है बेसिकली, उसके बारे में अगर आपको पूछ लें तो उसकी जो रेंज होती है, इट इज फ्रॉम 530 टू 1710 किलो हर्ट्ज। अगेन मेगा हर्ट्ज तक जा रही है रेडियो वेव वैसे, है ना, लेकिन आपका जो एएम बैंड है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, वो आपका कहां से कहां तक जाता है केवल? 700। बोलो। 700 nanometer. 1710 किलो हर्ट्ज तक, यानी कि मेगा हर्ट्ज में नहीं जा रहा है ये, मेगा हर्ट्ज में नहीं Okay, जा रहा। sir. बात समझ में आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और ठीक है कूल। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब तो पता है ना, वैसे आइडिया है ना वैसे होता क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यस। बेसिकली कोई भी आपकी जो वेव होती है, कैरियर वेव होती है, उसमें आप एम्पलीट्यूड को कैसे चेंज कर रहे हो ना, वैसे उसका तरीका होता है ये एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, है ना। एम्पलीट्यूड आपको चेंज करने का तरीका है बेसिकली। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना? आपको जैसे जिस सिग्नल में ट्रांसफर करना है ना, आपके पास कोई सिग्नल है और आपको किसी दूसरे सिग्नल में करना है उसको, कैरियर वेव। एक तो थी कैरियर वेव जिसके ऊपर कोई वेव, कैरियर मतलब क्या होता है, जो कैरी कर रही है ना। तो Yes, किसी sir. ऊपर अगर कोई वेव है, एक वेव के ऊपर दूसरी वेव है, समझ लो आसान भाषा में, है ना। तो तुमको क्या करना है बेसिकली, एम्पलीट्यूड को चेंज करना है एक वेव का दूसरे के प्रपोर्शन में, है ना। जैसे मान लो मैं 2 रोटी खाता हूँ और तुम मेरे साथ बैठ गए खाना खाने, है ना। मैं 2 चपाती खाता हूँ, तुम खाते हो 3, तुम्हारी डाइट ज्यादा होगी भाई, है ना, मेरी कम है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे हिसाब से अपनी डाइट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम साथ में खाना खा रहे हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मॉड्यूलेट कर लूंगा अपनी डाइट को, ठीक है। तो मैं भी क्या कर लूंगा, 2 से 4 कर लूंगा, या तो तुम्हारे साथ, या तुम 4 से 2 कर लो। बेसिकली हमने चेंजेस किए प्रपोर्शन के हिसाब से। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. हायर फ्रीक्वेंसी अप टू 54 मेगाहर्ट्ज आर यूज्ड टू शॉर्ट वेव बैंड्स, यानी कि अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है जैसे कि 54 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, तो उनको यूज किया जाता है छोटे छोटे वेव बैंड्स के लिए। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बैंड भी होते हैं जो कि 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक जाते हैं, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड की आप बात करेंगे तो आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी में डील कर रहे हैं, अगर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड की बात करेंगे तो आप कम फ्रीक्वेंसी में डील कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज ऑल दे विल आस्क, इसमें ज्यादा कुछ पूछेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन इस पे आ सकता है, सेलुलर फोन्स जो होते हैं वो रेडियो वेव्स को यूज करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए, क्या, वॉइस कम्युनिकेशन इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। यूएचएफ बैंड में ऐसा पूछ सकते हैं कि यूएचएफ बैंड में जो फोन्स जो हैं वो कौन सी वेव के इस्तेमाल से आपकी जो है वॉइस कम्युनिकेशन ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है।
कौन सी वेव के इस्तेमाल से? तो कौन सी वेव के इस्तेमाल से करते हैं? रेडियो वेव्स के इस्तेमाल से, रेडियो वेव। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, UHF बैंड। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे तो आप नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नोट से अगर रिवाइज करना है तो आप याद रखना कि इसको आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, याद रखना है आपको इसको। ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. कुछ पूछना तो नहीं है अभी तक, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो माइक्रोवेव्स की बात करते हैं। माइक्रोवेव्स की अगर हम बात करें तो दे आर जस्ट शॉर्टर वेवलेंथ रेडियो वेव्स, छोटी वेवलेंथ वाली रेडियो वेव्स हैं ये, एक तरह से इसको समझो तो, अगर आप, है ना, दे आर जस्ट शॉर्टर वेवलेंथ रेडियो वेव्स। मतलब ऐसी रेडियो वेव्स जो जिनकी की वेवलेंथ क्या है बेटा? छोटी है। छोटी। वेवलेंथ क्या है? छोटी है। उनको हम क्या बोलेंगे भाई? माइक्रोवेव्स बोलेंगे बेसिकली। ठीक है, तो इनकी जो छोटी वेवलेंथ होती है, ड्यू टू देयर शॉर्टर वेवलेंथ, दे आर सुटेबल फॉर रेडार सिस्टम्स आल्सो, जो कि एयरक्राफ्ट नेविगेशन में काम आते हैं। रेडार सिस्टम में भी ये काम ली जाती है, यूज्ड इन नेविगेशन वगैरह होता है ना एयरक्राफ्ट में, यस Yes, sir. यस सर। की बात हो रही है। ठीक है, जो रेडार सिस्टम से एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, उसमें आपका ये काम में लिया जाता है। ठीक है, वेवलेंथ छोटी होने की वजह से, ये बात याद रखना। ऑल्सो इसका जो मेजर इस्तेमाल है वो तो आपको पता ही है, कहाँ होता है भाई? कहाँ होता है? माइक्रोवेव। 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 माइक्रोवेव Oven. ओवन, खाना गर्म करवा देती है ये, है ना, खाना गर्म करवा देती है हमारा। कैसे वर्क करती है कि जो हमारा माइक्रोवेव्स होती है बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करती हैं, इसकी वजह से उनको टेम्परेचर राइज हो जाता है ना। जो फूड में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको वाइब्रेट करती है और गर्म कर देती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका जो फूड होता है वो भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है ना। वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोवाइड कर देती होगी ऑब्वियसली, है ना, बेसिकली माइक्रोवेव जो है आपकी, है ना। टेम्परेचर इस वजह से क्या हो जाता है? रेज हो जाता है ना, जिसमें भी। अच्छा, फूड में अगर मॉइस्चर ही नहीं होगा बिल्कुल, वैसे तो पॉसिबल नहीं, तो ये खाना गर्म कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका बेसिकली प्रोसीजर क्या है, जो फंक्शन है वो क्या है? ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको वाइब्रेशनल एनर्जी देना, राइट। तो ऐसा जरूरी है ना कि कोई ना कोई वाटर मॉलिक्यूल तो हो। अब तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा कि खाने में सर सूखी सब्जी भी तो होती है उसको तो गर्म कर देती है ना, ऐसा तो नहीं सोचने में आ रहा किसी को, क्योंकि सूखी नो सब्जी सर। मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स तो, है ना। हाँ, और जनरली आपने देखा होगा कि आप जो कुछ चीज को अगर गर्म भी करते हो, तो आप जैसे कि उसमें थोड़ा सा वाटर रहता है उसमें, जैसे कि अगर आपने देखा हो कि टी वगैरह गर्म करने के लिए भी लोग यूज करते हैं, टी और कॉफी वगैरह। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज बीइंग डन इन माइक्रोवेव। इससे ज्यादा कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं तुमसे, इससे ज्यादा सवाल कोई पूछेगा नहीं। आगे चलें। यस। भाई एक्सरे की, ठीक है, अब एक्सरे क्या करती है ये तो तुम्हें सबको पता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज की जाती है ये। इट इज यूज्ड एज मेडिकल डायग्नोसिस। हाँ, मेडिकल डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है इसका इन मेडिसिन, जो कि तुम भी करने वाले हो, बड़े होगे। डॉक्टर बन के यही सब करोगे ना तुम, तो जरूरी है पता होना है तो कि भाई जिस चीज का तुम इस्तेमाल कर रहे हो बेसिकली है क्या, है ना। जो एक्सरेज आप यूज कर रहे हैं बेसिकली अपने पेशेंट्स पे, उसके बारे में थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए ना आपको, कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। Yes, sir. तो भाई एक्सरेज जो है उनकी सबसे पहले बात करते हैं हम वेवलेंथ की। तो अगर वेवलेंथ की बात करें बेटा, तो ये होती है 10⁻⁻8 से 10⁻13 मीटर की रेंज, 10⁻⁻8 टू 10⁻13 मीटर की रेंज में होती है ना। नैनोमीटर में भी हम इसको ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में आए हैं तो नैनोमीटर में भी बात कर ही लेंगे। 10 से 10⁻⁻4 ले लो,
नैनोमीटर। ये सब क्या है? वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं बेसिकली इसकी, ठीक है। और क्या बात कर सकते हैं हम एक्सरे के बारे में? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की इसमें सच कोई नीड नहीं है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसमें सच कोई क्वेश्चन आएगा नहीं है ना, डू नॉट वरी अबाउट दैट। जनरेट कैसे कर सकते हैं, को जनरेट कैसे कर सकते हैं उस बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सरे को जनरेट करने के लिए हम बॉम्बार्ड करेंगे एक मेटल टारगेट को विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। वी विल बॉम्बार्ड any metal target with the high energy electrons। ठीक है, जब ऐसा करेंगे हम तो जो एमिट होंगी दोज विल बी एक्सरेज, ठीक है। तो इस तरह से यूज की जाती है। अच्छा, एक्सरे के बारे में एक और चीज जाननी जरूरी है कि भाई ये डैमेज कर सकती है हमारे जो लिविंग टिश्यूज होते हैं, है ना, उनको क्या कर सकती है, ये डैमेज कर सकती है अगर ओवर एक्सपोजर हो जाए तो। नोट करके लिख लेते हैं इसको, पता होना चाहिए ना ये हमें। यस सर। Yes, sir. ऐसे बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, क्योंकि ये डैमेज कर सकती है अगर ओवर एक्सपोजर हो जाए तो। इट कुड डैमेज द लिविंग टिश्यूज, सो वी नीड टू हैंडल इट कॉशियसली इफ ओवर एक्सपोज्ड, ठीक है। बाकी तो इसका जो काम है वो तो आप देख ही सकते हो यहाँ पिक्चर में, और आपने आई गेस देखा भी होगा। देखा है किसी ने एक्सरे देखा है कभी किसी का? कभी यस सर। यस सर। अब ये मत बोलना सर पढ़ना भी आता है हमें तो एक्सरे देख के बता देते हैं हम। ऐसा तो नहीं है कोई जो देख के बता रहा है सबको? No, sir. ऐसा मत करना, अभी बने नहीं हो डॉक्टर तुम, जब बन जाओ तब करना है सब, है ना। थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ लिया एक्सरे और जाके सबको बता रहे हो कि अब तो हमें सब पता है एक्सरे के बारे में, आने दो, लाओ अपनी रिपोर्ट्स लाओ। हम बताते हैं आपको क्या हुआ है आपको, है ना, किसकी कहाँ से कौन सी हड्डी टूटी है हम बताते हैं। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। पहले अच्छे से कंप्लीट करो अपनी ग्रेजुएशन, फिर करना है सब काम। अभी तुम्हें बस आइडिया होना चाहिए कि भाई जो चीजें आप इस्तेमाल करने वाले हो, जिनके एप्लीकेशंस आप पढ़ने वाले हो आगे जाके, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपका आइडिया होना चाहिए, है ना। तो ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे चलें। यस सर। किसी को किसी प्रकार का कोई संशय, डाउट? नो सर। डाउट वाउट कहाँ आते हैं सर, हमें हमें डाउट नहीं आते सर। आगे चलते हैं। यूवी रेज सोर्स क्या हो गया भाई इसका? सन। सन। सूरज चाचा हो गए, सन। Yes, sir. सूरज चाचू जो है हमारे सबसे बढ़िया सोर्स है, एकदम मस्त सनलाइट देते हैं हमें, है ना, अपनी लाइट देते हैं और उसमें आती है यूवी रेज, ठीक है। अब यूवी रेज जो है उसके बारे में हम बात करें अगर, तो सबसे पहले अगर इसकी हम बात करें वेवलेंथ की, तो ये किस रेंज में लाई करेगी? 400 टू 0.6 नैनोमीटर के अराउंड लाई करती है ये, 400 टू 0.6 नैनोमीटर के अराउंड लाई करती है ना। तो इसके आप वेवलेंथ को कंपेयर भी कर सकते हो बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनसे, है ना। जो यूवी रेज है आपकी वो जस्ट किसके बाद आती है? विजिबल लाइट के बाद। विजिबल लाइट के मतलब, तो अगर वेवलेंथ की रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो 400 से लाइट स्टार्ट होती है ना, और 400 के जस्ट पहले अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, यानी कि 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में होती है ना। 1 नैनोमीटर या 0.6 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर की होती है। फिर आपकी आती है लाइट जो की होती है 400 से 700 नैनोमीटर। फिर आती है इंफ्रारेड जो की होती है 700 के भी ऊपर, 1 मिलीमीटर तक जाती है ना, 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर। फिर आती है माइक्रोवेव जिसकी हमने बात करी अभी, जो होती है 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर, बढ़ती जा रही है वेवलेंथ। समझ में आ रही है बात? वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। Yes, sir. उसके बाद रेडियो वेव्स जिनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, 1 मीटर, 0.1 मीटर से भी बड़ी होती है, 0.1 मीटर के भी ऊपर निकल जाती है, ठीक है। चलिए भाई, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, हम बात कर रहे थे यूवी रेज के बारे में। तो यूवी रेज के बारे में हम बात करें तो सन इसका एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, ये आपको पता ही है। लेकिन जो सन होता है मतलब जो ये रेडिएशंस होती हैं ये कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है हमारे लिए, है ना। हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इनके ह्यूमंस के ऊपर,
पता है ये बात सबको? Yes, sir. यूवी रेज as has harmful effects. ठीक है, इसको नोट करो बच्चों and give me 5 seconds, I'll be back. बच्चों किया क्या नोट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अधिकतर जो है वो यूवी रेज जो होती हैं, सिंस वो हार्मफुल होती हैं, तो भाई कोई तो बचाएगा हमें। कौन बचाएगा हमें? Ozone. ओजोन लेयर, है ना? Yes, Yes. फिर बिल्कुल ऐसे शक्तिमान की तरह हमारी हेल्प करने आ जाती है ना? काफी सारी तो ओजोन लेयर ही अब्सॉर्ब कर लेती है यूवी रेस को, ठीक है, जो कि हमें बचाती है हार्मफुल इफेक्ट से इसके। तो इसलिए तो बोला जा रहा है कि ओजोन लेयर अगर डिप्लीट होती जाएगी तो बहुत नुकसान है हमें, है ना? सुना होगा आपने भी ओजोन लेयर डिप्लीशन। Yes, sir. तो इट शुड नॉट हैपन। वी इफ एनीथिंग वी कैन डू वी शुड डू टू स्टॉप इट, बिकॉज हमारे कोई नुकसान है ना फिर तो। जो हार्मफुल रेज हैं, हार्मफुल रेडिएशन हैं जो सन से आती हैं, वो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करने लगेंगी फिर बहुत ज्यादा, है ना? सो बेटर कि ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती रहे। ठीक है, चलो भाई, और क्या पढ़ सकते हैं हम यूवी रेस के बारे में? हाँ, यूवी रेस का इस्तेमाल, है ना, यूजेज, क्योंकि अभी तो हमने नुकसान ही पढ़े हैं सारे, कहीं ना कहीं तो हेल्पफुल भी होती होगी ये। तो इट इज यूज्ड इन द आई सर्जरी। yes, sir. आई सर्जरी, लेसिक नाम होता है उसका। Yes, sir. क्या यस सर पता है तुम्हें? Yes, sir. कैसे पता है? सर स्कूल में सर ने बताया था, तब सुना था, उन्होंने बताया था ना। अच्छा जी, क्या होता है लेसिक का फुल फॉर्म बता सकते हैं आप? सर फुल फॉर्म नहीं, लेकिन मतलब सर ने बताया था तो फिर ये पता है कि क्या होता कोई बात नहीं, है। फुल फॉर्म वैसे इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मतलब तुम थोड़ा मुश्किल याद रख पाओगे, बता देता हूँ फिर भी मैं। लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोमेलियोसिस। समझ में आया? No. लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटो एलियोसिस। मुझे लग रहा है तुम्हें ऐसे नाम पढ़ने की आदत होगी, बायो में तो पढ़ते होंगे तुम ऐसे नाम। ऐसे डिफरेंट, ऐसे डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है, Yes, sir. है ना? No, तो बेटा, sir. लेसिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिकली सर्जरी होती है ना? तुम में से अगर किसी की भी आंखों के चश्मे के नंबर अगर ज्यादा हैं, है ना, स्पेक्टिकल्स के, तो ये सर्जरी आपकी क्या नंबर हटा देती है किसी के नंबर ज्यादा है? किसी के चश्मे के नंबर है ना? सर आने की हम्म, सर स्पेक्स ही नहीं लगी। स्पेक्स ही नहीं लगी? किसी की भी नहीं लगी पूरी क्लास में? अरे वाह, तो शानदार बात है। किसी के तो लगी होगी। सदरा के कितना है नंबर? सदरा सर 1.25। 1.25, ओके, दैट्स नॉट दैट मच। और किसी का 2 के ऊपर है किसी का? नो सर। नहीं है। तो देखो, अगर वैसे तो मैं, ये कोई अच्छी बात नहीं हो ना कि अगर आपको जरूरत पड़ रही है कोई भी सर्जरी की, तो ये आप सब जानते हैं कि थोड़ा अच्छी बात नहीं होती। अच्छी बात है थोड़ा बॉडी को, मतलब आप एक्सटर्नली किसी भी चीज से अगर एक्सपोज करते हो तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, बट हाँ काफी हेल्पफुल है। अगर मेडिकल साइंस के बारे में हम बात करें तो सिंस काफी चीजें ऐसी हैं क्योंकि हमें बेटर कर पाती है, हमारी लाइफ को बेटर कर पाती है। तो जैसे कि लेसिक इज वन ऑफ देम। जिनकी आंखों के नंबर ज्यादा होते हैं ना, या जिनको आई में और भी प्रॉब्लम्स होती है, तो लेसिक इज द सोल्यूशन जिसमें कि यूवी रेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो होता क्या है कि आपका जो बेसिकली
जो भी आई में प्रॉब्लम है, आई डिफेक्ट है, उसको ट्रीट किया जाता है इनसे। और आपका जो नंबर होता है, नंबर ज्यादा होता है ना, अगर जो पावर होती है वो ज्यादा होती है बेसिकली, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ना, सारे डिफेक्ट्स पढ़े हुए हैं हमने, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब चीजें पढ़ी हुई है ना हम लोगों ने। Yes, ठीक sir. है? अगर इनको हम क्योर कर पाए किसी तरह से, लेंस को अगर हम क्योर कर पाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी आई साइट को बेटर कर सकते हैं। तो जो लोगों के, आपने सुना होगा कि आंखों की सर्जरी कराते हैं लोग चश्मा उतरवाने के लिए, ऐसा सुना यस सर। है ना? दिस इज Yes, sir. द वन। ठीक है, और यूवी रेस का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी सारी कहानी केवल इसलिए बताई गई है आपको, ताकि अगर इसका यूज आ जाता है एग्जाम में तो आप बता पाओ। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा पानी साफ करने में भी काम आती है यानी कि वाटर प्योरीफायर्स में देखा होगा ना, ऐड वगैरह देखते होंगे ना, Yes, sir. एंटारो में है सबसे, इसमें इस्तेमाल किया जाता है यूवी रेस, ऐसे बोलते हैं ना लोग ऐड वगैरह में, तो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं यूज यूवी रेस का। कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? एनी डाउट्स? कुछ पूछना है क्या? No, sir. No, sir. नो सर। अच्छा, मुझे लगा किसी को कुछ पूछना है। चलो आगे चलें। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं गामा रेस पे। अब इसको देख के ऐसा लग रहा होगा तुम्हें कि कोई ये मूवी का वो है, यस सर। स्क्रीनशॉट है, ऐसा नहीं लग रहा थॉर आने वाला है? यस सर। Yes, sir. नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये एक गामा ब्लास्ट का स्नैपशॉट है बेसिकली। गामा रेज बहुत सारी एक्यूमुलेट हो जाए ना एक जगह पे, तो गामा ब्लास्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये एक स्नैपशॉट है जो कि ऑब्वियसली अर्थ के बाहर लिया गया है ना। और हबल टेलीस्कोप ने आई गेस लिया होगा ये। आपने सुना होगा ना, जो टेलीस्कोप्स हैं नासा के पास भी, और जो और भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस उनके पास टेलीस्कोप, जो फोटो ले पाते हैं बाहर में, स्पेस में जो चीजें हो रही है, एक्टिविटीज हो रही हैं, जो चीजें हैं, उनका फोटो ले पाते हैं। तो मतलब उनके बारे में हमें दिखा पाते हैं विजुअली, है ना, विजुअली दिखा पाते हैं। दिस इज वन ऑफ देम। सो इट कैन बी सीन एज अ स्नैपशॉट ऑफ अ गामा ब्लास्ट। सो गामा रेज की बात हो रही थी यहाँ पे बेसिकली। तो गामा रेज जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेज है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। एंड ये है अपर फ्रीक्वेंसी में लाई करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, उसमें अपर फ्रीक्वेंसी रेंज में जो लाई करती है वो गामा रेज होती है। ठीक है, और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻. क्या बेटा? सर आपके स्क्रीन आवाज नहीं आई है मेरी? सभी ब्रेक हो रही रही है। इंग्लिश और एक बात एक करके बोलो, कोई भी एक जना बोलो, हाथ ऊपर करो पहले तो, किसको बोलना है? हाँ, तमन बोलो। सर आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है और बीच बीच में स्क्रीन भी गायब हो रही है। स्क्रीन भी गायब हो रही है? दिस इज न्यू, लेट मी प्रेजेंट इट अगेन। इंटरनेट इशू हो वो अलग चीज है, पर स्क्रीन गायब नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन वैसे इंटरनेट इशू भी है नहीं बेटा मेरी तरफ से, मे बी। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसा होता है तो मुझे बताना बच्चों। अभी आवाज आ रही है क्या मेरी, पहले तो ये बताओ। यस Yes, sir. Yes, sir. एंड इज माई स्क्रीन विजिबल? No, sir. नहीं? No, sir. Hello, sir. ओके, यस सर। अब हो गई सर। अब हो गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे गामा रेस के बारे में। तो इनकी जो वेवलेंथ है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁻14 मीटर के बीच में होती है। ठीक है, विल टॉक अबाउट वेवलेंथ। ठीक है, और इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्शन से। अगर हमें बात करनी है इनकी प्रोडक्शन की, तो ये प्रोड्यूस कैसे होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन से। इतना आसान नहीं है इनको बनाना। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है।
ओके। और अगर यूज की बात करें तो ये तो हमने सबसे पहले पढ़ा था फर्स्ट वाले स्लाइड में भी। किस में यूज आती है ये? याद आ रहा है किसी को? यस सर। नहीं याद आ रहा? कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने में। कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने में। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यू कैन राइट। दिस इज स्नैपशॉट ऑफ गामा ब्लास्ट। आपको अगर देखना है कि कैसे दिखती हैं तो ये ऐसे दिखती हैं गामा रेज, ठीक है, गामा ब्लास्ट। ठीक है, कूल। आगे चले। यस सर। Yes, sir. इंफ्रारेड बची हुई है लास्ट, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंफ्रारेड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है पहली बात तो हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल से, हॉट बॉडीज से, है ना, हीट, हीट भी बोलते हैं इसको, हीट वेव्स, हीट वेव्स। दिस बैंड लाइज एडजस्टेंट टू द लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ, यानी कि इंफ्रारेड की वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो ये बैंड है बेसिकली जो कि लाई कर रहा है आपका इस रेंज में, है ना। तो आपको इंफ्रारेड के बारे में जब भी कुछ भी अगर क्वेश्चन आएगा तो वो बेसिकली आपको हीट रिलेटेड ही आएगा, है ना। दे विल टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू हीट, है ना। तो उससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको पता है आंसर क्या करना है। यू नीड टू आंसर इट एज इंफ्रारेड। ठीक है, प्रोडक्शन की बात करें तो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट करते हैं उनसे प्रोड्यूस हो जाती है ना। और अगर आपको मतलब अगर डिटेक्ट करनी हो तो बोलोमीटर करके एक डिवाइस होता है, उससे डिटेक्ट होती है। वैसे ये सब पूछेंगे नहीं, बट अगर पूछते हैं तो, है ना। और वेवलेंथ का रेंज हम पढ़ लेते हैं, वेवलेंथ का रेंज इंपॉर्टेंट है। 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर के अराउंड इसका वेवलेंथ का रेंज होता है। 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, दैट इज योर रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर दिस वन। बाकी तो अगर आपको रीड लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है कि जो रेडिएशन है ये बेसिकली ट्रैप की जाती है ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, है ना, सच एज CO2 एंड वाटर वेपर। सुना है कभी नाम ग्रीन हाउस गैसेस का? यस सर। है ना, CO2 और वाटर वेपर उनका एक बेसिकली एग्जांपल है ना। तो इंफ्रारेड डिटेक्टर्स भी हम यूज करते हैं, सैटेलाइट में भी यूज करते हैं। बेसिकली ट्रैप तो करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, इसके अलावा इंफ्रारेड डिटेक्टर्स अर्थ सैटेलाइट में भी यूज करते हैं, है ना। काफी सारे पर्पज हैं उसके, मिलिट्री पर्पज एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, बट बेसिकली इंफ्रारेड के बहुत सारे यूजेज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज आते हैं, जैसे हम मोबाइल की बात कर रहे थे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी यूज आते हैं। ठीक है, टीवी वगैरह में भी यूज आती है ये, मोबाइल फोन्स में भी यूज आती है। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए, दैट वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आज का आपका जो टॉपिक है वो तो खत्म हो चुका है। मैं आपको बस रिकमेंड करूंगा कि जो टेबल है मॉड्यूल में गिवन है उसको एक बार अपने नोटबुक में जरूर बना लेना। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. मॉड्यूल में एक टेबल गिवन है जिसमें कि आपका वेवलेंथ दिया हुआ है सबका, तो वो सारी वेव्स के साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा जो आप बनाओगे उसके साथ में आपको लिखनी है कि किसकी कितनी वेवलेंथ होती है, रेंज क्या होती है। हाँ जसनूर बोलो। सर मेरे पास मॉड्यूल नहीं है, मैंने इससे ही नोट कर लिया। अच्छा, आपके पास मॉड्यूल नहीं है, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ह्यूमंस आई कांट डिटेक्ट बट स्नेक्स आई कैन। वेरी गुड गिरिजा। डिस्कवरी चैनल देखते हो क्या गिरिजा? नो सर, कॉलेज में पढ़ाया था। कॉलेज में? तुम अभी से कॉलेज में चले गए? क्या बात है। नो सर, जूनियर कॉलेज सर, जो होता है 11th-12th वाला, स्टेट बोर्ड। गॉट गॉट इट, गॉट इट, उसमें पढ़ाया था आज। इट्स गुड कि आपको याद है, पर दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपको याद है। नाइस। हम बात कर रहे थे इसकी मॉड्यूल की। हाँ जसनूर, एक काम करना, मेरा कांटेक्ट नंबर है जसनूर आपके पास, ग्रुप में होगा, यस सर, है यस ना। सर। मेरे को पिंग कर देना एक बार उस पर। ठीक है, तो मैं मॉड्यूल आपको वहां पे भी शेयर कर दूंगा, है ना। ग्रुप में तो मैं शेयर कर ही दूंगा, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है इन केस तो आप मेरे से वहां पे भी मांग सकते हो। मुझे रिमाइंड करा देना पर बच्चा एक बार। ठीक है, ओके। ओके सर। चलो भाई, बातें क्या सुन रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आंखों के सामने क्वेश्चन है आपके, और ये क्वेश्चन पहले कर चुके हो आप, सेम तरह का एग्जैक्ट। डोंट टेल मी कि आपको ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है करने।
आंसर आया? सर कर रहे हैं। करो करो। करें, डिस्कस करें बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और z डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, यानी कि अगर आपका E क्रॉस B, इसका डायरेक्शन जो होता है वही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपगेशन का, है ना? कहीं ना कहीं k कैप में आ जाए अगर z डायरेक्शन में, तो आंसर आ जाएगा सही। यस। तो भाई सबको करके देख लेते हैं, ABCD। मैं चूज करूंगा सेकंड वाले को करने को, भाई पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो आंसर है ना? पर तुम्हें चारों को करना है, ठीक है? तो मुझे पता है ये अनफेयर है, बट ये हमारे पास टाइम की कमी है ना, तो यही कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम सेकंड वाले को टेस्ट कर लेंगे। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या हुआ? स्क्रीन नहीं शो हो रही है। अच्छा, हो रही है सर। हो रही है सर। एक बार अगर नहीं हो रही स्क्रीनशॉट किसी को, तो एक बार रीजॉइन करने का ट्राई करो, ठीक है? हाँ भाई, हम क्या बात कर रहे थे, कैसे सॉल्व करना है? कैसे करेंगे भाई? क्रॉस प्रोडक्ट E क्रॉस B, डिटर्मिनेंट पता है सबको? IJK वाला तरीका। यस सर। यस सर। यस सर। सेकंड वाला को लेते हैं जैसे कि, तो ये क्या हो जाएगा? -2 -3 0 3 -2 0। अरे आता है ना Yes. सॉल्व करना? यस सर। यस सर। यस सर। 5K कैप निकलेगा इसका। क्या निकलेगा आंसर? 5K कैप। सो दैट्स व्हाई दिस विल बी द राइट आंसर। इसको सॉल्व करना तो आता है ना बेटा? अगर नहीं आता तो यस Yes, सर। थोड़ी सी मेहनत करके डिटर्मिनेंट जो आपने पढ़ा हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स में, उसको एक बार फिर से देख लेना, है ना? तरीका यही होता है। पर डायरेक्ट भी करना आना चाहिए वैसे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट, पर अगर नहीं आ रहा है तो डिटर्मिनेंट की हेल्प से कर लो, कोई इशू नहीं है मुझे, है ना? आंसर आना चाहिए मेन। तो आगे चले। यस सर। यस सर। चल गए? फिर बताओ, आंसर बताओ। फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स, साइनसोइडल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तुमको चेक करना है कि भाई फ्रीक्वेंसी काम की है या नहीं है, क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे रखा है। E0 की वैल्यू दे रखी है क्या बेटा? ध्यान से देखो, E0 की वैल्यू दे रखी है क्या? यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। चलो, एक बच्चे का तो आया है, बाकी बच्चे बताओ भाई जल्दी से। We've got one answer. I'm waiting for more. हाँ गिरिजा। सर ऑप्शन बी। ओके भाई, चैट में आंसर कर दो जल्दी से, जिसको भी जो भी आ रहा है। बेटा म्यूट कर लो। करें, डिस्कस करें बच्चों? यस सर। यस आवाज सर। हाँ भाई, E0 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, बाकी सब चीजें फालतू में दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसी वगैरह कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हें डायरेक्ट E0 की वैल्यू दे दी है उसने।
और तुमसे बी नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो बी नॉट ही तो पूछ रहा है, ये एम्पलीट्यूड ही तो पूछ रहा है ना। तो B क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय सी, ई नॉट बाय सी, यस सर। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है ना, 3 से कटा 16 टाइम्स, ये ऊपर गया 16 इंटू 10 टू द पावर, स्क्रीन फ्रीज हो गई। नहीं सर, दिख रहा है, अब दिख फिर आया बी ऑप्शन, यस यस सर, समझ में आया। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो डायरेक्ट कर सकते हो सॉल्व, इजी क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में आपको बताना है, सी की टर्म्स में भी आप बता सकते हो। ठीक है, आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सी का ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं कुछ, मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, उसका रेशियो आपसे पूछ रहे हैं, यानी कि बी नॉट अपॉन ई नॉट की वैल्यू पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना बेटा, बी नॉट ई नॉट की वैल्यू पूछ रहे हैं। कितना हो जाएगा, सॉल्व 1 करो, बाय सी। 1/, चैट में आंसर कीजिए। कर दिया। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस Yes, सर। sir. यस सर। क्या हो जाएगा ये, बी नॉट अपॉन ई नॉट, 1/c की वैल्यू हो जाएगी 1/c। अरे फॉर्मूला पता है ना सबको, क्या होता है, बी नॉट इक्वल्स टू ई नॉट। यस सर। यस सर। कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, अब तो याद हो जाना चाहिए अभी तक तो ये, है ना। तो बी नॉट अपॉन ई नॉट क्या हो जाएगा 1/c, यानी कि सी ऑप्शन आंसर है, कोई और ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है देखने की, राइट यस सर। राइट। यस सर। Two questions I am giving you in homework, this one and this one, not that difficult of a question, काफी easy। एक और है क्या, तीन क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन मैं आपको homework में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, तो मेक श्योर कि आप करके आओ, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है तीनों, हो जाएंगे। यस सर, हो जाएगा। यस सर। तो भाई आज बोल दो टाटा बाय बाय ईएम वेव्स को, खत्म हो चुका है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे बच्चों? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। और इससे पहले कि हम ये मजा लें, आपको क्या करना है, PYQs of EM waves। PYQ एंड मॉड्यूल कंप्लीट सर PYQ नहीं है। आज भेज दिए जाएंगे, डोंट वरी, ओके सर। हो जाएंगे, ये दोनों हो यस सर, जाएंगे। यस सर। हो जाएंगे। चलो देखते हैं, यस सर। विल सी अबाउट दैट। ओके, एनीबॉडी हैज एनी डाउट आप पूछ सकते हैं, एल्स विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। यस सर। यस सर। हाय सर।